मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की सबसे ज़्यादा याद तब आती है जब आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। जब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद आप लोगों के दिमाग में ये चलने लग जाता है कि कैसे न कैसे करके अब उत्तर लेखन पे काम किया जाए। लेकिन उत्तर लेखन यदि आप सोचें कि पीटी के बाद की चीज़ है तो बिल्कुल आप लोग गलत सोच रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कार्य करते हैं, बार बार इस गलती को दोहराते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पहले से ही उत्तर लेखन पे एक अच्छा स्किल हासिल कर लेना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा से पहले। ये हमेशा जब से मैं आप लोगों को मेरे साथ आप जुड़े हैं तब से मैं आपको यही राय और यही मशविरा देता आया हूँ। आज जो है आप लोगों के साथ कुछ स्पेसिफिक काम, जैसे कि मैंने वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के हिसाब से उत्तर लेखन को लेकर के मैं कुछ विशिष्ट कार्य करने जा रहा हूं, या संस्थान कुछ विशिष्ट कार्य करने जा रहा है आप सभी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो अभी आगामी समय में बहुत सारे मुख्य परीक्षा के एग्जाम हैं, या फिर आप में से जितने भी छात्र मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग एक न एक दिन तो मेंस में बैठोगे ही, इसी उम्मीद से आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो अब मुख्य परीक्षा के लिए कुछ विशेष कार्य करना हमें भी प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी दिशा में मैं एक बड़ा प्रयास करने आप लोगों के साथ जा रहा हूं, और एक ये प्रॉपर रिसर्च है मेरी, कुछ रिसर्च लेकर के आप लोग के साथ आया हूं। तो पहले मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर के जो मेरी रणनीति है उस रणनीति से रूबरू कराऊंगा, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा आगे की विषय वस्तु को, कि आगे की विषय वस्तु को कैसे करना है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यदि ये काम आप स्वयं करें तो भी आपको फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत कम हो पाता है कि आप बहुत गाइडेड फॉर्म पे कार्य नहीं कर पाते हैं। मुख्य परीक्षा जब आप देने जाते हैं तब आपको बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत होती है। बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम उन्हीं चीजों पे आंसर राइटिंग करके जाएं। देखो, पीटी के पहले तो आप उत्तर लेखन की प्रक्रिया सीखते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले यदि आप प्रीलिम से पहले आंसर राइटिंग, जैसे आप में से बहुत सारे छात्र जो है प्रीलिम से पहले ही आंसर राइटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रीलिम्स के बाद चालू करते हैं जब रिजल्ट आता है। तो दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि जब प्रीलिम से पहले चालू करते हैं वो एक प्रक्रिया में होते हैं, एक प्रोसेस में होते हैं, आंसर राइटिंग को सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे सीखना है। लेकिन प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं प्रीलिम्स में रिजल्ट के बाद, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि अब आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कुछ कीवर्ड तैयार करने चाहिए, कुछ नोट्स तैयार करने चाहिए जो आपके एग्जाम में मेंस में काम कर सके, या फिर कुछ कीवर्ड आपके पास होने चाहिए जिनको आप तैयार करें और परीक्षा में वो पूछे जाने की संभावित संभावना हो उसकी, है ना। तो दोनों में बहुत अंतर है। पीटी के पहले आपको एक प्रारंभ करना होता है, पीटी के बाद जो है आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में कार्य करना होता है। दोनों में बहुत अंतर है और दोनों को हमें लेकर के चलना बहुत जरूरी है। हमें पीटी के पहले वाले को भी समझना है और पीटी के बाद वाले को भी समझना है। पीटी के पहले की प्रक्रिया, प्रीलिम से पहले यदि आप बिगिनर हैं तो मैंने एक आपको एपिसोड दिया है, चक्रव्यूह एपिसोड, मुख्य परीक्षा का चक्रव्यूह। पहला एपिसोड ये आपका आजाद एईएस एकेडमी में पब्लिक है। जितने भी छात्र बिगिनर हैं जो आंसर राइटिंग को लेकर डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे हमें उत्तर लेखन करना शुरू करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो उन छात्रों के लिए जो बिगिनर है बिल्कुल भी, उनको इस वीडियो के साथ शुरुआत करना चाहिए। जो तरीका, जो मेथड मैंने आप लोगों को दिया है, वो मेथड आपके लिए सबसे बेहतर तरीके से काम करेगा। हजारों बच्चों ने मेथड अपनाया है और जाकर के आज जो है अच्छे उत्तर लेखन के स्किल में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक काम तो मैंने कर चुका है, और आप में से बहुत सारे छात्रों ने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप लोग एक बार चक्रव्यूह जरूर देखिएगा। मुख्य परीक्षा का चक्रव्यूह एपिसोड के नाम से है, आप एक बार जाएंगे तो पहले एपिसोड में ही आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या, सभी चीजों का पूरा निदान हो जाना है। यदि आप उत्तर लेखन नहीं लिख पाते तो, आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, उसमें 2 चरणों में मैंने चीजें समझाई हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। जितने भी छात्र 12th पास आउट हुए हैं, जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, आप सभी को, चूंकि अभी आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप सभी को पूरा ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और उनमें से, आप में से वो छात्र जो सीनियर प्लेयर भी हो चुके हैं लेकिन अभी भी आंसर राइटिंग पे काम नहीं किया, आप सभी को भी चक्रव्यूह के इस एपिसोड से काम चलाना चाहिए। अब बात है जो पीटी क्वालिफाई हो चुके हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुके हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाएं।
की पॉइंट बना के सके, की नोट। जब भी मैंने नोट्स बनाने को लेकर मैंने हमेशा बताया कि आपको कीवर्ड में नोट्स बनाने चाहिए ताकि एग्जाम हॉल पे आप लिख पाए। देखो एक चीज बताऊं, भारी भरकम पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी चीज पे थीसिस लिखने या नहीं जा रहे हो, आपको सिर्फ पता है कि आपको 150 से 200 शब्द लिखने हैं, तो आपके पास अच्छे 10-15 कीवर्ड होने चाहिए जिन कीवर्ड की सहायता से आप 150 से 200 शब्द लिख दो। हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे आपको कीवर्ड पे काम करना चाहिए। तो मेरा काम क्या होगा, देखो मैंने ये चीज आपसे प्रॉमिस भी किया था, आज प्रॉमिस पूरा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित भी हो गया हूं। हर सब्जेक्ट के मैं आपको बेहतरीन संभावित टॉपिक बता के जाऊंगा कि ये टॉपिक है। जैसे इतिहास है तो प्राचीन इतिहास में ये टॉपिक यदि आप करके जाएंगे तो आपको परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। और ये काम मैं कब से करूंगा, इसका सोर्स क्या है मेरा, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन सभी के परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आधार पे मैं इस मुकाम तक आप लोगों को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को टॉपिक दे दूंगा सारे, आने वाले कुछ ही दिनों में आपके पास सारे टॉपिक हो जाएंगे, सारे के सारे। आज के सेशन में एक सब्जेक्ट का टॉपिक दे के जाऊंगा और ये सब्जेक्ट होगा इथिक्स। देखो आपके मुख्य परीक्षा का यदि कोई गेम चेंजर होगा सब्जेक्ट तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका ऑप्शनल पेपर, ये आपका गेम चेंजर होगा। आप ऑप्शनल पे जितना अच्छा पकड़ बना के जाएंगे उतना बेहतर होगा आपका। वैकल्पिक विषय को लेकर के भी आपको गाइडलाइन दूंगा कि कैसे वैकल्पिक विषय के कीवर्ड आप ढूंढें, किन किन टॉपिक के आप, क्योंकि सबके आंसर राइटिंग, सबके वैकल्पिक विषय अलग अलग हो सकते हैं। कोई इतिहास का विषय वस्तु ले हो सकता है, किसी के पास भूगोल हो सकता है, किसी के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, किसी के पास एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, कोई भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु के, तो मल्टीपल होंगे। कोई सोशियोलॉजी का होगा, तो हिंदी साहित्य के बच्चे होंगे, बहुत सारे लिटरेचर लेके रखते हैं, पंजाबी लिटरेचर होता है कि, तो आप सभी के लिए बहुत इजी तरीका बता के जाऊंगा कि आपको कैसे किन किन टॉपिक को सर्च आउट करना है। वो मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। इतिहास के साथ मैं आप सभी की मेहनत कर दूंगा, क्योंकि इतिहास वैकल्पिक विषय को लेके मैं निरंतर गाइडलाइन देता रहता हूं, लेकिन एक मैं मानक गाइडलाइन आप लोगों को बता के जाऊंगा। यदि वो काम कर लेंगे तो आपका वैकल्पिक विषय भी आसान हो जाएगा। तो पहला गेम चेंजर ऑप्शनल होगा, दूसरा गेम चेंजर आपका इथिक्स होगा। जीएस पे आपका इथिक्स यूपीएससी में 250 नंबर का, यूपीपीएससी में 200 नंबर का, एमपीपीएससी में 200 नंबर का और आरएएस एग्जाम में 60 नंबर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये पर्टिकुलर अपने आप में पूरा एक पेपर है। अब चूंकि ये अपने आप में एक पूरा स्पेसिफिक पेपर है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इथिक्स को लेकर के पूरा काम करें, इस वैकल्पिक विषय को लेकर के प्रॉपर कार्य करें। ठीक है, आप सभी के लिए मैं आप लोगों को इतनी गारंटी देता हूं कि यदि मेरी बातों को आप अच्छे से समझेंगे, अवधारित करेंगे, तो आप किसी भी तरीके से राह से भटकेंगे नहीं और बहुत प्रॉपर गाइडलाइन पे काम करेंगे। इथिक्स को लेकर के देखो मैं आज आपको कुछ टॉपिक बता के जाऊंगा और ये पूरी रिसर्च है, मेरी प्रॉपर रिसर्च है। उस रिसर्च के बेस पे आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग खूब पढ़ते रहते हैं कोचिंगों में, आप 60 70 लेक्चर पढ़े, सब कुछ हुआ, लेकिन जब प्रश्न पत्र आप देखते हैं तो आपके होशो हवास उड़ जाते हैं। उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि देखो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो उसका क्या आंसर आप एग्जाम हॉल पे बैठ करके सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि हाँ तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा सब बेकार है। चाहे आप जी सुब्बा राव की किताब पढ़ लीजिए, चाहे लेक्सिकॉन पढ़ लीजिए, चाहे किसी की भी क्लास कर लीजिए। उद्देश्य होना चाहिए कि परीक्षा हॉल पे आप अपने आप को सुगम समझें, तब आपको जाकर के आपका सही डायरेक्शन पे कोई भी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलो अब मैं उसी डायरेक्शन पे आप लोगों को ले जाने वाला हूं। पहला गेम चेंजर ऑप्शनल है, दूसरा इथिक्स है और तीसरा एस्से का है टॉपिक पेपर। ये आपके पेपर हैं, बहुत जरूरी है कि आप इन पेपरों पे काम जरूर करके जाएं मिनिमम। तो सबसे पहले देखो, और बाकी सारे सब्जेक्ट में हम ऐसा नहीं कि बाकी को इग्नोर कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को भी प्रॉपर करेंगे, पॉलिटी भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, हर सब्जेक्ट को करेंगे, कोई सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि समग्रता से बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। आपको हर एक पेपर से नंबर खींचने हैं, तो खींचने के लिए जब पीटी क्वालिफाई आप हो जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक डायमेंशन में काम करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में जो आपके जितने भी हिस्ट्री के पोर्शन है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, एंशिएंट से आपको आंसर राइटिंग किस किस सब्जेक्ट की करके जाना है, मिडिवल से आपकी आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए, मॉडर्न से आपकी आंसर राइटिंग क्या होना चाहिए, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस से किन किन टॉपिक पे आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपकी किन किन टॉपिक की आंसर राइटिंग होनी चाहिए, आपको आर्ट एंड कल्चर से क्या करके जाना है, इसके अलग अलग टॉपिक मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ ही समय में, सभी सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी में आपको किन किन टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके जाना है, इसलिए ताकि यदि उससे जुड़े हुए प्रश्न पत्र क्वेश्चन आते हैं तो आप सुगमता से कर पाएंगे, है ना। और ये एक बार पता किया जा सकता है,
स्टैटिक सेक्शन को पता कर सकते हैं आप, स्टैटिक सेक्शन को पता कर सकते हैं सभी छात्र। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। इसके बाद दूसरा आपका है ना, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, आईआर की विषय वस्तु हो गई, है ना। करंट अफेयर्स में भी हर साल हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये टॉपिक पे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, पॉइंट क्रिएट करके जाना चाहिए, है ना। यदि आप पहले से ही प्रिपेयर होकर एग्जाम हॉल पे जाएंगे तो हमें बहुत कम समय लगेगा और हम निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हर सब्जेक्ट पे कुछ टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके जानी है, और ये टॉपिक वो होंगे जो संभावित समय में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना होगी। और इनका बेस क्या होगा? बेस होगा पिछले साल का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कि पिछले साल क्या क्या पैटर्न बनता चला आ रहा है। ऐसे में आज मैं आप सभी को जीएस पेपर 4 जो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा उससे जुड़े हुए जो टॉपिक है वो दे करके जाऊंगा। कम से कम जो टॉपिक मैं आपको बता के जा रहा हूं, ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, इन सभी टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके जाइएगा, कीवर्ड बना के जाइएगा। देखो वहां पे तो एग्जाम हॉल पे आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है, तो आपके पास की पॉइंट होने चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन भी कर जाए। आप रात को इथिक्स का यदि पेपर है अगले दिन, तो रात को कम से कम उसको रिवाइज कर सके, तो आपको की पॉइंट होने चाहिए, की वर्ड आपके पास होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी डायरेक्शन पे आपको काम करना है। चलिए मैं आपको अब इथिक्स सब्जेक्ट पे ले जाता हूं। इथिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं बच्चों को इस समय ऑनलाइन बैच में, और इथिक्स में मैंने प्रॉपर काम किया है। आप खुद मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। सिलेबस को लेकर के एक वीडियो आपको आजादी इस एकेडमी में पब्लिश हो जाएगा। इथिक्स के आधारभूत लेक्चर जो है, मैं 3-4 लेक्चर जो आधारभूत लूंगा वो भी पब्लिश करा दूंगा, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आपके बहुत सारे बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट यदि इथिक्स आपको बिल्कुल नहीं आती तो निश्चित तौर पे आने लग जाएगी। क्लासेस में पूरा कंप्लीट करवा के वहां पे डिटेल से एक एक चीज कराऊंगा। लेकिन जितने भी छात्र हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैच की तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी छात्र ये टॉपिक पे आंसर राइटिंग जरूर करके जाइएगा। जहां से भी जाइए, जो भी आपका सोर्स हो, जो भी आप बुक से पढ़ के गए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग किया हो, कुछ भी किया हो, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जो टॉपिक में। तो इथिक्स के सबसे संभावित क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं। आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो, चाहे आप आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन में प्रकृति में परिवर्तन होता है। बस इथिक्स में क्या है, इथिक्स के जो प्रश्न आते हैं हर बार सिचुएशन, परिस्थिति जन्य होते हैं। कोई ना कोई सिचुएशन आपके साथ जोड़ दी जाती है, कई बार कंपेयर कर दिया जाता है, कई बार आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे विवेक का संकट है ना, जैसे अंतःकरण का संकट है ना, तो कोई ना कोई नैतिकता वर्सेस विधि, दोनों का, नीति शास्त्र का विधि से कंपेयर करा देंगे, अंतरात्मा है ना। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो बेसिक जो आपके टॉपिक है, आप एक बार सिलेबस, इसके आधारभूत क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मैंने सिलेबस को बहुत आसान बनाने का प्रयास किया है। और साथ साथ मैंने जो बेसिक्स से इथिक्स आपको समझनी चाहिए, बहुत आसान भाषा में इथिक्स की परिभाषा और इथिक्स से जुड़े हुए विषय वस्तु, इस विषय की एक सामान्य समझ आप वहां से कर पाएंगे। 3-4 वीडियो आजादी इस एकेडमी में पब्लिक होंगे, सारे वीडियो आपको देखना है। तो सबसे पहला आपका इसमें टॉपिक है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। आपके सिलेबस का अहम हिस्सा है और लगातार पूछा गया है ना। मैं लेटेस्ट बता दूं, 2019 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। कुछ ना कुछ जोड़ करके आपसे ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, सिविल सर्विसेज के बुनियादी मूल्यों से जोड़ करके आना ही आना है, ये समझ लीजिए, है ना। देखो वैल्यू क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं? मूल्य वह होते हैं जो वांछनीय होते हैं किसी भी समाज के लिए, वांछनीय होते हैं। या फिर मैं कहूं कि मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वो हमारे अंदर, हमें किसी भी वैल्यू पर गहरी आस्था होती है। मूल्य क्या है? हमारी गहरी आस्थाएं ही तो है ना। या फिर जो समाज के लिए वांछनीय हो, जो समाज के लिए ग्रहणशील हो, ग्रहणशील हो, जो समाज का पथ प्रदर्शन करें, जो समाज का पथ प्रदर्शन करें, क्या करें? जो समाज का पथ प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करें। और एक चीज और बता दूं, जो टॉपिक आज मैं आपको बता के जाऊंगा, इन सब टॉपिक पे आप लोगों की आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा प्रॉपर। यही टॉपिक मैं पहले उठाऊंगा ताकि आपका उत्तर लेखन बेहतर होता चला जाए, उत्तर लेखन भी हो जाए, और इनसे जुड़े हुए की पॉइंट आप एग्जाम से पहले ही तैयार कर ले, कीवर्ड के तौर पे तैयार करें। मैं कीवर्ड के तौर पे ही तैयार कराऊंगा। तो सिविल सेवा के लिए जो वांछनीय हो, है ना, यानी कि जिससे सिविल सेवा
में जो जरूरी हो, जिनसे सिविल सेवा का उत्थान हो सके, तो कहीं ना कहीं पे सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य कुछ आपके सिलेबस में भी लिखे हुए हैं। सिलेबस में लिखे हुए हैं सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, है ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, भेदभाव रहित होना, गैर तरफदारी होना, एक सिविल सेवक के अंदर क्या क्या नेतृत्व क्षमता, है ना, बहुत सारे बेसिक्स मूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बुनियादी मूल्य यानी फंडामेंटल जो वैल्यू है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछता है और लगातार पूछ रहा है किसी न किसी रूप में। ठीक है, यहां पे मैंने टॉपिक लिया, इस टॉपिक को तैयार करके आपको जाना है। इससे जुड़े हुए जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन पे आपको की पॉइंट बना लेना है। तो पहला टॉपिक मैंने आपको क्या दिया, इथिक्स में सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। दूसरा टॉपिक आपका है लोक सेवक, इससे क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि इस एग्जाम के लिए ही जा रहे हो आप लोग, है ना। तो लोक सेवक से जुड़े हुए जितने प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हो आपको देखना है। लोक सेवक भ्रष्टाचार से कैसे जुड़ सकता है ना। तो आपको लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए जितने प्रकार के क्वेश्चन हो आपको इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। ठीक है, एक बार ये टॉपिक पहला था सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, ये टॉपिक आपको बिल्कुल रट लेना है। इससे कम से कम 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन पे आपको जब आप ये टॉपिक देखेंगे तो हर तरीके से आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक से आपको किसी भी तरीके से पूछता है, कम से कम 4-5 बुनियादी मूल्य पे आप आंसर राइटिंग करके ही जाएंगे ताकि वहां पे आपको आसान लगे। ठीक है, लोक सेवक इससे करेंगे। भ्रष्टाचार ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है और 2019, 2016, 2014 किसी न किसी रूप में इसमें प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा भ्रष्टाचार से। ठीक है, तो भ्रष्टाचार आपको इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है इथिक्स के पहलुओं पर। तो एक टॉपिक आपका देखो, एक हो गया सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, लोक सेवक, भ्रष्टाचार। नैतिकता, मोरालिटी, ये देखो टॉपिक का ये कोर टॉपिक है। यदि आप पूरे सिलेबस को देखेंगे तो 3-4 टॉपिक पे ही पूरा सिलेबस टिका हुआ है। पहला है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। आप पूरा सिलेबस देखिए, मेरा सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें नीति शास्त्र, इसी को आचार शास्त्र भी बोलते हैं। आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, व्यवहार शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र, है ना, या आचार नीति, कर्तव्य नीति, व्यवहार नीति। इथिक्स को ही हम क्योंकि कई बार आचार नीति पूछा गया है, तो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आचार नीति क्या है। इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में वही इथिक्स लिखा हुआ है ना। तो यहां पे क्या है, एक आपको शब्द मिलेगा इथिक्स, दूसरा है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा ये भी आपके सिलेबस में की पॉइंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। तीसरा है आपका अभिक्षमता, अभिक्षमता, अभिक्षमता या अभिरुचि, 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 है ना। पहला है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिक्षमता, अभिरुचि। एक टॉपिक आपका बहुत पूछेगा ये मूल्य, मूल्य से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। एक है नैतिकता, इथिक्स से ही जुड़ता है ये, मोरालिटी, नैतिकता। ठीक है, इससे भी प्रश्न आएंगे। तो देखो नैतिकता में संवैधानिक नैतिकता क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, प्रश्न पूछे गए। 2019, 2018, 2014, 2013 लगातार नैतिकता से प्रश्न पूछे गए। तो नैतिकता के टॉपिक को आपको तैयार करना है। बाकी आधारभूत क्लास में मैंने इस सारे पॉइंटों को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और एक एक चीज आपको क्लियर विद एग्जांपल आप देखिएगा। अभी सारे वीडियो आ जाएंगे आपको आजाद इस एकेडमी में। अगला टॉपिक है आपका ये अंतःकरण, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हो लिख लीजिएगा। यूपीपीएससी में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में भी देखो 2019 में आया, 2013 में आया, अंतःकरण का संकट, है ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतःकरण क्या है, अंतःकरण का संकट कैसे विकसित होता है, कैसे आप नैतिक दुविधा में जाते हैं, कैसे नैतिक द्वंद्व में जाते हैं, कैसे परस्पर हित आपस में टकराते हैं। तो इन सब बिंदुओं को आपको पढ़ना है। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, इसके बाद अगला है, ठीक है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल आंसर राइटिंग करके जाना है, की पॉइंट बना लेना, किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे। यदि मैं 20 से 25 पॉइंट आपको देके जाऊंगा, यदि इनमें आंसर राइटिंग कर लिए, इसी के इर्द गिर्द ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम के बाद, इस पे बात करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों के लिए ये पॉइंट लेकर के आया हूं। जितने पॉइंट मैं आपको लेकर यहां पे बता रहा हूं, इसी के इर्द गिर्द आपके प्रश्न निकल आएंगे। तो क्रम से आप एक एक करके सारे लिखिएगा और सब पे आंसर राइटिंग करेंगे। मैं आगे चल के इन पे आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा। आपका काम होची स्वयं के स्तर पे काम करना है। ठीक है, तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, इस पे हमें आंसर राइटिंग करनी है। लोक सेवक, इस पे आंसर राइटिंग करना है। भ्रष्टाचार, ये टॉपिक इसलिए क्योंकि ये ज्वलंत टॉपिक है, इन पे आंसर राइटिंग करके जाएंगे तो एग्जाम पे आना ही आना है, मतलब पॉसिबिलिटी 110% है।
इसके बाद नैतिकता, इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करेंगे आप। अंतःकरण, इस पे आंसर राइटिंग करेंगे। अगला है नागरिकों के लिए अधिकार पत्र, ठीक है, ये भी मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस का हिस्सा है। इससे भी प्रश्न 2019 में देखो पूछा गया था। मैं नहीं कह रहा हूं कि आगे पूछा ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है सिटीजन चार्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको भी आपको जानकारी रख के जाना है। सूचना का अधिकार आपका बिल्कुल ज्वलंत इशू है। देखो कितनी बार पूछा गया, 2019, 2018, 2015, इसको भ्रष्टाचार से भी जोड़ा जाता है, जवाबदेही की संकल्पना से भी जोड़ा जाता है, कंपेयर भी किया जाता है, पारदर्शिता से भी जोड़ा जाता है। तो आपको सूचना का अधिकार किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। तो नैतिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में आपको सूचना का अधिकार जरूर पढ़ना है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका रहेगा सत्यनिष्ठा। ये बिल्कुल आपको मतलब इसको लेकर के भी आपको कोई रिस्क नहीं लेना। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, मैंने जैसे कि बताओ की पॉइंट है ये 2019, 2018, 2017, 2014, 2013, ये लगातार पूछे जाने वाला टॉपिक है सत्यनिष्ठा। सब में आधारभूत क्लास में एक एक टॉपिक के बारे में वहां पे डिस्कस किया हूं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो ये हो गया आपका सत्यनिष्ठा। अगला हो गया आपका भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंट। भावात्मक समझ ये आपका टॉपिक है ना। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं आपका, है ना। भावात्मक क्षमता के तौर पे है, तो आप इसको एक बार करेंगे। 2019, 2017, 2013 में पूछा गया, अभी लगातार पूछा जाएगा। देखो कुछ विचारक आते हैं, कुछ उद्धरण दिए होते हैं, उन विचारकों के उद्धरणों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। अब इसमें गांधी फेवरेट है, यूपीएससी का गांधी फेवरेट है। गांधी से 2019, 2018, 2016, 2013, तो गांधी से जुड़े हुए जितनी भी आपके पास अवधारणाएं हो गांधीवाद के विषय में, बिल्कुल डिटेल से इसको जरूर करके जाइएगा। गांधी के बाद देखो अब्राहम लिंकन से, अब्राहम लिंकन के कई कथन पूछे गए, 2013 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2019, 2017, है ना, पूछे गए हैं। तो देखो इतने ही हैं अभी तक जो जितने मैंने ढूंढे हैं। देखो कितने टॉपिक है। गांधी तो आपका एवरग्रीन है। जॉन रॉल्स, सुकरात, गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, तिरुक्कुलवर, ठीक है, ये आपके साउथ इंडिया के हैं, इनसे पूछेगा। नेपोलियन बोनापार्ट से भी पूछा है, मैक्स वेबर और अरस्तु, इतने से आ चुका है। अब हम पढ़ते रहते हैं फालतू का इधर उधर का, उससे कुछ फायदा नहीं है, आप फंस जाते हो। तो पहले इनको जरूर करना है, इन सब के बारे में कुछ पॉइंट बना के जाना है, बाकी सब मैं आंसर राइटिंग में आप लोगों को कराऊंगा। इसके बाद अगला है आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता। तो आचार संहिता का सदाचार संहिता से क्या विभेद है, दोनों में कितना अंतर है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछेगा, सबका अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है ना। जैसे एक आचार संहिता आप देखते हैं, जब चुनाव लगता है तो चुनाव के पहले ही एक आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। तो प्रत्याशियों के लिए होती है, सबके लिए एक आचार संहिता बनाई गई है। तो आचार संहिता और सदाचार संहिता में क्या अंतर है। आचार संहिता से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पहले तो पता होना चाहिए आचार संहिता क्या है, और इसके बाद उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हो, ये टॉपिक है, इनसे मल्टीपल सब टॉपिक बन के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको जितने टॉपिक बता के जा रहा हूं इन पे आंसर राइटिंग जरूर कर लेना। लोकहित, लोकहित, सार्वजनिक हित, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी आपको आंसर राइटिंग करके जाना है। हित विरोधिता, हित विरोधिता, परस्पर हितों का टकराव, है ना, एक ये मुद्दा है। तो परस्पर हितों के टकराव वाले मुद्दे को, इसको भी आपको करके जाना है कि कैसे इथिक्स में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि कई बार जो है नैतिक द्वंद्व की स्थिति होती है, नैतिक दुविधा की स्थिति होती है और हित आपस में टकराते हैं, ठीक है। इसको लेकर आपके पास 3-4 एग्जाम्पल भी होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नैतिक द्वंद्व, नैतिक दुविधा, है ना, कई बार इथिक्स में आप डिसीजन मेकिंग में जाएंगे तो आपको कई बार नैतिक द्वंद्व से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत हित। पहला था आपका सार्वजनिक हित, जिसको बोलते हैं लोक हित। पहला था आपका सार्वजनिक हित, दूसरा है व्यक्तिगत हित। 2017 में देखो पूछा गया है। पदीय कर्तव्य, जिस पद में आप हैं उस पद के आपके क्या कर्तव्य हैं, इससे भी प्रश्न पूछता है। जितने आपको टॉपिक दे रहा हूं रेड कलर से लिखे हैं, ये सारे आपको आंसर राइटिंग करके जाना है, इनके बारे में जान के जाना है, ठीक है। 16 टॉपिक हो गए, फिर से एक बार अभी रिपीट बाद में करूंगा। ये देखो मूल्य वाला टॉपिक है। मूल्यों से मैंने कुछ मूल्य जो आए हुए हैं अभी तक और आने वाले समय में भी आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये मूल्य से प्रश्न लगातार पूछा। पहले तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू क्या है ना। मूल्य क्या है, जो वांछनीय हो, जो समाज के लिए ग्रहणीय हो, जो समाज का पथ प्रदर्शन करें, या समाज में जिसकी गहरी आस्था होती है, वही मूल्य है ना। तो मूल्यों में देखो पारदर्शिता, इससे बहुत प्रश्न पूछता है। पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, न्याय, दृढ़ विश्वास, साहस,
सेवा भाव, शक्ति, शांति, सुरक्षा, अनुशासन, है ना, क्षमाशीलता। इसके बाद देखो कुछ नकारात्मक मूल्य भी हैं, क्रोध, सुख, देशभक्ति, ईमानदारी, ज्ञान, विश्वास न्यूनता, प्रतिबद्धता, अध्यायवास, सहिष्णुता, करुणा। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको दे के जा रहा हूं, ये सारे टॉपिक पहले तो लिख लो एक एक करके। पहला है पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता मतलब खुलापन, 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 पारदर्शिता, जवाबदेही, है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो होती है इसमें अनिवार्यता होती है, बाध्यता होती है, आपको कार्य करना ही होता है जिसमें आपकी जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। जवाबदेही, निष्पक्षता, निष्पक्षता मतलब गैर तरफदारी, है ना, किसी के भी आप भेदभाव रहित है, गैर तरफदारी कर रहे हैं। न्याय, दृढ़ विश्वास, साहस, सेवा भाव। पहले तो आपको मूल्य पता होना चाहिए, मूल्यों में यह भी पता होना चाहिए कि पारिवारिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, राष्ट्रीय मूल्य क्या है, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आना ही आना है, आना ही आना है, इसको मतलब आप किस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शक्ति, शांति, सुरक्षा, अनुशासन, क्षमाशीलता, क्रोध, सुख, देशभक्ति, ईमानदारी, ज्ञान, विश्वास न्यूनता, प्रतिबद्धता, अध्यावसाय, सहिष्णुता, करुणा, ये जितने भी हैं सारे, और इनमें से कुछ और जोड़ सकते हैं। मूल्यों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको लिखना होता है, इसलिए आपको ये मूल्य लिख लेने और इन पे आंसर राइटिंग करके जाना है। इनकी परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ये सब मैं कराऊंगा क्लास में, ठीक है। बाकी आपका काम होना चाहिए कि आप इतना कुछ अपने स्तर पे भी करें, इसे जो लोग जा रहे हैं मेंस देने। नैतिक आचरण पे भी आपको जो है देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है, नैतिक आचरण के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नैतिक आचरण से कई क्वेश्चन और केस स्टडी मिलेंगे आपको। इसके बाद एक है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पता होना चाहिए कि ये क्या है। नैतिक मूल्य, देखो मूल्यों में ही जुड़ा हुआ है, ये आपके नैतिक मूल्य हैं, तो इसमें 2017 में पूछा गया है, 2016 में पूछा, 2015 में पूछा गया, लगातार पूछे गए हैं। तो आपको मूल्य को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। मूल्यों का पतन से जो पूछ सकता है कि कैसे मूल्यों का पतन होता है, कैसे मूल्यों का निर्माण होता है, तो जब मूल्य वाले टॉपिक को आप पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए जितने भी सब टॉपिक होंगे, सारे सब टॉपिक पे आंसर राइटिंग करेंगे, आपका काम हो जाएगा। मूल्य का संकट कैसे विकसित होता है, ठीक है। ये आपका इथिक्स से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आचार नीति, नीति शास्त्र, कर्तव्य नीति, व्यवहार नीति, मतलब नीति शास्त्र किस तरीके से समाज के लिए लाभदायक है ना, समाज इससे क्या सीखता है, तो इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपको नीति शास्त्र के बारे में, क्योंकि ये आपका मेन सिलेबस ही है, सब्जेक्ट का नाम ही है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने बताई हैं, आप लोग मेरी क्लास देखेंगे, अभी पब्लिक हो जाएंगी, ठीक है। एक शासन, सुशासन और नैतिक शासन, इसमें क्या अंतर है। इथिक्स को लेकर एक मैं प्लेलिस्ट ही बना दूंगा आजादी इस एकेडमी के उसमें, तो आप वहां पे देखते रहिएगा सारी चीजें। शासन, सुशासन, नैतिक शासन, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों में अंतर क्या है। अब जब तक आप इस चीज के बारे में सोच के नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको नहीं पता चलेगा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और इथिकल गवर्नेंस, तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग और प्रॉपर जानकारी लेकर के इस पे जानी है। इसके बाद लोक सेवा संहिता, है ना, लोक सेवा संहिता क्या है, ये भी सिविल सेवा संहिता, वही लोक सेवा संहिता, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में जो दिया गया उससे पूछा गया है, तो हमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट भी पता होना चाहिए। इसके बाद सामाजिक प्रभाव, है ना, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि सामाजिक प्रभाव किस तरीके से किसी योजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार ने क्या किया, लोगों को एक साथ लिया, एक सोशल एक्शन का काम किया, सोशल इन्फ्लुएंस का काम किया, लोगों को प्रभाव में लिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं योजनाओं से जोड़ करके, तो वो भी हमें एक बार सामाजिक प्रभाव पहले समझना है और इसके बाद कहीं भी इंप्लीमेंट कर देना है उसे। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एटीट्यूड, अभिवृत्ति, कई बार ये देखो मेन टॉपिक भी है, अभिवृत्ति से भी लगातार क्वेश्चन आया है, तो आपको अभिवृत्ति पे आंसर राइटिंग करके जानी है, जान के जाना है। इसके बाद विधि और नैतिकता,
2016-2015 में लगातार प्रश्न आया है, दोनों के बीच में विभेद क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो विधि और नैतिकता कैसे समाज को नैतिक आयामों से जोड़ते हैं, है ना। तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, तो आपको पहले विधि पता होना चाहिए, फिर नैतिकता पता होना चाहिए, और फिर उससे जुड़े हुए जो टॉपिक बन जाए उनको आप आराम से लिखेंगे। और अंतिम टॉपिक है विवेक का संकट। तो ये भी आपका एक तरीके से कहें विवेक आपका, ये भी आपका एक इथिकल मोरल जो है आपका एक वैल्यू है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो आपके 26 पॉइंट में दे करके जा रहा हूं, 26 पॉइंट में 26 पे यदि आंसर राइटिंग आप कर ले गए, मूल्य में मैंने जितने मूल्य बताए यदि आप कर ले गए, तो मैं सच बता रहा हूं आपके एग्जाम हॉल पे इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन मिलेगा। आप इतना कर लीजिए बस, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने सिलेबस में सब कुछ पढ़ा है, सिलेबस तो कवर किया ही होगा ना, कि अभी ऐसा भी नहीं कि थिक्स आपने शुरू भी नहीं किया, बिना शुरू किए जाओगे कुछ नहीं होने वाला है ना। इसमें लाने अच्छे नंबर, और मैंने जैसे कि बताया बहुत स्पेसिफिक होकर के जाना पड़ेगा। तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। लोक सेवक के बारे में आपको पढ़ के जाना है, आंसर राइटिंग करके जाना है, 10-10 पॉइंट बना के जाना सब में। भ्रष्टाचार के बारे में 10 पॉइंट होने चाहिए आपके पास, नैतिकता के बारे में 10 पॉइंट होने चाहिए, अंतःकरण, नागरिकों का अधिकार पत्र, चार्टर पर, सूचना का अधिकार, सत्यनिष्ठा, भावात्मक समझ, जितने भी ये मैंने विचारक बताए, गांधी पक्का आपको तैयार होना चाहिए। गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, सुकरात, जॉन सराउल, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, अरस्तु, मैक्स वेबर, और बाकी बहुत सारे, कांट है ना, बहुत सारे अभी थिंकर हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में उनसे भी पूछेगा। लेकिन पहले आपको ये जो लगातार पूछ रहा है इन पे ज्यादा फोकस करना है। आचार संहिता के बारे में आपको तैयार करके जाना है, ये क्या होती है, ठीक है। लोकहित के बारे में आपको समझना है, सार्वजनिक हित क्या है, इसके बाद हित विरोधिता क्या है, नैतिक द्वंद्व क्या है, व्यक्तिगत हित क्या है, पदीय कर्तव्य क्या है, ये सारे कीवर्ड हैं, और इन कीवर्डों की परिभाषाएं आपको नहीं पता होगी, लिखोगे क्या। इसके बाद ये आपके मूल्य हैं, तो पहले तो मूल्यों के बारे में समझना है, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यों का विकास कैसे होता है, फिर मूल्यों के प्रकार क्या है ना, कितने प्रकार के मूल्य होते हैं, पारिवारिक मूल्य क्या है, स्वयं के लिए मूल्य क्या है, समाज के लिए मूल्य क्या है, देश के लिए मूल्य क्या है, सिविल सेवा के लिए मूल्य क्या है, तो जिस सर्विस में जा रहा है उसके लिए। तो ये सारे देखिए मैंने इनमें से कुछ मूल्य आपको, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, न्याय, दृढ़ विश्वास, साहस, सेवा भाव, शक्ति, शांति, सुरक्षा, अनुशासन, क्षमाशीलता, क्रोध, सुख, देशभक्ति, ईमानदारी, ज्ञान, विश्वास, न्यूनता, प्रतिबद्धता, अध्यावसाय, सहिष्णुता, करुणा, ये सारे मैंने आपको बताए कि ये सब आपको पढ़ना है और इन पे आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। और सिविल सेवा के जो बुनियादी मूल्य है, चाहे सत्यनिष्ठा हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे वस्तुनिष्ठता हो, है ना, चाहे गैर तरफदारी हो, भेदभाव रहित हो, कर्तव्य परायणता हो, नेतृत्व क्षमता हो, सिविल सेवा के जितने भी मूल्य हैं वो भी तैयार करके रखिएगा, पहले ही टॉपिक में मैंने आपको बताया है। नैतिक आचरण तैयार करके जाइएगा, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तो तैयार करके जाना है, नैतिक मूल्य तैयार करके जाना है, नीति शास्त्र, इथिक्स के बारे में तैयार होना है, शासन, सुशासन, नैतिक शासन के बारे में पढ़ के जाना है, नीति शास्त्र संहिता पढ़ना है, लोक सेवा संहिता पढ़ना है या सिविल सेवा संहिता पढ़ना है, सामाजिक प्रभाव को बारे में पढ़ना है, फिर कितनी योजनाओं में, किन योजनाओं में स्वाभाविक प्रभाव कितना काम करता है, एटीट्यूड के बारे में पढ़ के जाना है, और एप्टीट्यूड के बारे में भी पढ़ के जाना है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, अभिरुचि या अभिक्षमता, अभिरुचि या अभिक्षमता। मेरे बेसिक वीडियो देखोगे सब आसानी समझ में आएगा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये सब पूछा जाता है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड दोनों देखना है, विधि और नैतिकता, फिर विवेक का संकट, ये टॉपिक हैं जो इथिक्स में मैं आपको की टॉपिक देके जा रहा हूं। आप में से जितने छात्र मेंस के लिए जा रहे हैं, इथिक्स के लिए टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके जाइए, मैं आपको 100% कह रहा हूं, ये सारे टॉपिक पे आप करके जाओगे, एग्जाम हॉल पे अपने आप को बहुत सुलभ पाओगे। एग्जाम हॉल का प्रेशर नहीं रहेगा, आपको पेपर आएगा इजीली कर पाओगे जब आपको इथिक्स के बारे में पता है, सत्यनिष्ठा के बारे में पता है, मूल्य के बारे में पता है, आपको अभिवृत्ति के बारे में पता है, आपको मनोवृत्ति के बारे में पता है, आपको अभिरुचि के बारे में पता है, आपको अभिक्षमता के बारे में पता है, आप नैतिकता के बारे में जानते हैं, आएगा कहां से, ठीक है। बाकी सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाओ, लेकिन इसने में आपको टॉपिक पॉइंट बना के जाना है ताकि वहां पे कम समय में आप लिख सको, ठीक है। सबके साथ जब भी हम आंसर राइटिंग इथिक्स की करते हैं 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहले पुष्टि करते हैं, किससे पुष्टि करते हैं, थ्योरी के माध्यम से, जो सिद्धांत है
जो इथिक्स के बहुत सारे सिद्धांत, उन सिद्धांतों के माध्यम से हम इसकी पुष्टि करते हैं। जैसे अब आपको एक वीडियो, अभी मेरे आधारभूत 3-4 वीडियो देख के जाना है। आधारभूत वीडियो में आपको इतना दे दूंगा कि आपको बहुत आसान हो जाएगा, केस स्टडी करना, आपको इथिक्स को समझना बहुत कठिन नहीं रहेगा। आधारभूत वीडियो सारे आजाद एईएस एकेडमी में पब्लिश होंगे, एक प्लेलिस्ट में इथिक्स के नाम से बना रहा हूं, ठीक है। तो आपको जितने भी सिद्धांत है, जितनी भी थ्योरी है, सारी जो है आपको वहां पर मैं दे दूंगा। तो आपको पहले बात इथिक्स के सिद्धांत थ्योरी के माध्यम से किसी भी आंसर की पुष्टि करनी है, ठीक। दूसरा, उदाहरण जरूर देना है, उदाहरण जरूर देना है आपको। बिना एग्जाम्पल के कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे। उदाहरण हर एक उसके साथ होना चाहिए जो उससे रिलेवेंट हो, है ना। और यदि जरूरी लगे तो आप केस भी दे सकते हैं, कोई केस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, समझ रहे हैं। हर एक उसमें केस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पूरी बात रही आपके इस जितने भी प्रकार के मैंने जो टॉपिक मैंने इससे सर्च किए हैं, जो आपके इथिक्स में हमेशा पूछे जाएंगे या हमेशा पूछे जा रहे हैं, आप इन टॉपिकों को करके जाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आंसर राइटिंग में आपकी क्या स्थिति है। इसी तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉपिक देके जाऊंगा। मेरा काम क्या हो सकता है कि इन्हीं टॉपिकों को फोकस करके मैं आपके उत्तर लेखन को शुरू कराऊंगा, ठीक है, ताकि बहुत सही डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसका सुझाव आप लोग देंगे मुझे, ठीक है। लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप देखो, हर चीज में बैसाखी लेके नहीं चलना, आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी काम करना है। मैंने हमेशा आपको कहा है, जो आपका पहला वीडियो रहा है जिसमें मुख्य परीक्षा की शुरुआत कैसे करें, आंसर लिखना कैसे शुरू करें, चक्रव्यूह वीडियो जो आपका आजाद एईएस एकेडमी में पब्लिश है, उसमें मैंने यही बोला है कि आपको स्व मूल्यांकन करना है, स्वयं से ही कार्य करना है, जितनी भी चीजें हैं। तो मैं आपको बता के जा रहा हूं, आपका काम होना चाहिए कि अब लग जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, एक ये हमारा जो विषय वस्तु थी, अब इथिक्स की आंसर राइटिंग हम प्रॉपर चालू करेंगे अपने इसी कार्यक्रम में। आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे और किसी भी तरीके से किसी भी छात्र का